बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फरहान खान अब्बासी और आप देख रहे हैं एग्जेक्टिव कोचिंग सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं पाकिस्तान सीरीज की एपिसोड नंबर 12 में। नाज़रीन, इससे पहले कि हम डिटेल में आज के इस टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, आज की हमारी स्टोरी हम ब्रेक करें, जो कि यूएस, सऊदी अरबिया, इजराइल और इंडिया का एक नया नेक्सस है, जिसके ऊपर हमने पिछले चंद महीनों में दबे अल्फाज में कुछ चीजें आपसे शेयर की थी, जो कि अब अनवेल हो रही हैं। मैं इससे पहले के प्रॉपर टॉपिक का आगाज करूं और बताऊं कि ये सिलसिला क्या है, कैसे मोहम्मद बिन सलमान एमबीएस और नेतन्याहू की मीटिंग इसी महीने 23 नवंबर संडे की इवनिंग में न्योम सिटी में अरेंज की गई, कौन इसके पीछे था, इसके मामलात क्या थे। मैं आपको कुछ बैकग्राउंड इसकी बताऊंगा कि हमने जब पाकिस्तान सीरीज का इस महीने आगाज किया था, बल्कि पिछले महीने के आखिरी वीक में जब आगाज किया था, तो हमने एक रिदम में कुछ वीडियोस शेयर की थी। इसमें डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में क्या है, बैका 2+2 एक एग्रीमेंट इंडिया और अमेरिका का किया गया, जिसमें पाकिस्तान और चाइना की सारी सर्वेलेंस, सारी की सारी रियल टाइम इंफॉर्मेशन, रियल टाइम वीडियोस एंड फुटेजेस शेयर की जाएंगी इंडिया के साथ। उसके साथ साथ हमने आपसे जो बाइडेन के इलेक्शन के रिजल्ट में जो बाइडेन अगर जीत जाते हैं तो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्या होगा, एक ये वीडियो शेयर की। और फिर हाउ मच डेंजरस इज मोदी फॉर पाकिस्तान, या मोदी क्या कहता है कि मैं कैसे पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करूंगा। और ठीक 27 अक्टूबर 2020 के 15-16 दिन के बाद पाकिस्तान के DGISPR, पाकिस्तान आर्मी के और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, इन दोनों शख्सियात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रेड हैंडेड जो इन्होंने पकड़ा था रॉ के एजेंट्स को, और उनकी जो फाइनेंशियल उनको फैसिलिटीज दी जा रही थी, उनको जिस तरह इंडिया की तरफ से रॉ की तरफ से पैट्रोनाइज किया जा रहा था, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से उनको सपोर्ट किया जा रहा था, वो एक चीज ब्रेक की थी। बट ये सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस टू पाकिस्तान था। हमने एक आधी वीडियो में आपको बताया था कि ट्रंप किस तरह ईरान पे भी हमला करेगा और किस तरह इन्हीं चंद हफ्तों में इजराइल में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाएगा ईरान की विसिनिटी टेरिटरी के इर्द गिर्द अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर, और वजह बनाई जाएगी कि ईरान के ऊपर हमला किया जाए। फिर क्या होता है कि खबर ब्रेक होती है कि अलकायदा का नंबर 2 अबू मोहम्मद अल मिस्री जो है वो कत्ल किया गया था 7 अगस्त 2020 को तेहरान की एक गली में उसकी बेटी समेत, और उस खबर को 14 नवंबर को ब्रेक किया जाता है। तो जो हमने उससे पहले एक वीडियो बताई थी उसमें हमने इशारा कर दिया था कि किस तरह तैयारी करेंगे और रिदम किस तरह बिल्ट होगा ईरान के अगेंस्ट। और सिमिलरली आप देख रहे हैं कि उन्हीं अदवार में, उन्हीं दौर में, उन्हीं हफ्तों में, उन्हीं डेट्स पे जब दिवाली का फंक्शन इंडिया में हो रहा होता है तो पाकिस्तान की 17 बड़ी पोस्टों पे डायरेक्ट हमला किया जाता है और एंटी टैंक मिसाइल पहली दफा इस्तेमाल किए जाते हैं जो इजरायली साख्ता है। ये तमाम चीजें जो हमारी वीडियो सीरीज हैं, ये कैसे आपस में एक बड़े ग्रैंड जो स्ट्रेटजी है, जो ग्रैंड चेस बोर्ड है दुनिया का, उसकी जो स्ट्रेटजी है उसकी तरफ इशारा करती हैं। और आज की वीडियो इन तमाम वीडियोस का एक खुलासा बन के आपके सामने आएगी, जिसमें हम आपसे शेयर करेंगे वॉल स्ट्रीट जर्नल्स के आर्टिकल, हम आपसे शेयर करेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स के जर्नल, हम आपसे शेयर करेंगे द डेली मेल, इंडिपेंडेंट और एशिया टाइम्स के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जिसमें ओपनली एक्सप्लिसिटली ये कहा गया है कि सऊदी अरबिया जा रहा है डिप्लोमेटिकली इजराइल को एक्सेप्ट करने। ये सिर्फ इजराइल को एक्सेप्ट करना इतनी बड़ी बात नहीं है, इसके पीछे की कहानी है जो हमें और आपको अंडरस्टैंड करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 23 नवंबर 2020 को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक आर्टिकल पब्लिश किया और उसमें उन्होंने कहा कि पहली बार इंडिपेंडेंटली एंड ओपनली एक सीक्रेट मीटिंग हुई है, जिसको बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्नॉलेज किया है, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने एक्नॉलेज किया है, और ये मीटिंग हुई है न्योम सिटी ऑफ सऊदी अरबिया। न्योम शहर के बारे में अगर देखा जाए तो ये कोई आबाद शहर नहीं है, ये एक जमीनी और सेमी माउंटेनियस एरिया है। कुछ वहां पर पहाड़ी सिलसिले भी हैं, कुछ चश्मे भी उस तरफ आते हैं। ये रेड सी पे बना हुआ है, यानी इसको कोस्टल एरिया ऑफ रेड सी कहा जाता है, जो सऊदी अरब की रेड सी के साथ हदूद मिलती हैं। ये एक फ्यूचरिस्टिक शहर है, जो कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि जब हमारी पेट्रोल की बहुत ज्यादा इनकम होना शुरू हो जाएगी
और उसके साथ साथ हम जो सर्विस सेक्टर में परफॉर्म करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे, तो इसको बिल्ड करेंगे। लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट रोक दिया गया है। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि इस शहर को डेवलप करने का जो अग्रीमेंट है वो भी इजराइल करने जा रहा है सऊदी अरबिया के साथ, और इजरायली इंजीनियर्स इस शहर को डेवलप करेंगे। इसमें बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। रोबोट्स टेक्नोलॉजी होगी, 5G टेक्नोलॉजी होगी, सिक्योरिटी होगी। और ये शहर रेड सी के कोस्टल एरिया पे बनाने की क्यों जरूरत पेश आई? क्योंकि पूरी दुनिया यानी यूरोप के साथ जो बड़े बड़े क्रूज और शिप्स आते हैं, उनके साथ फौजें यहां पर उतारी जाएंगी, उनके साथ जो भी उनका इक्विपमेंट है वो यहां पर उतारा जाएगा, और इस एक रीजन को पूरी तरह से इजराइल ऑक्यूपाई कर लेगा। अपेरेंटली लगेगा कि ये यूएस ऑफिशियल्स इस रीजन को देख रहे हैं, और रेड सी के एरिया में जो सऊदी अरेबिया है इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने लगे हैं। किससे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने लगे हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक और चीज जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ब्रेक की है। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि मंडे को एक रिपोर्टर ने, इजरायली न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट की कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल यानी इजरायली रियासत के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मोसाद के चीफ जिसका नाम योजी कोहेन है, उनके साथ इस शहर नोआम सिटी में गए, और उनको वहां से अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी फॉरेन मिनिस्टर इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, जिनका नाम माइक पॉम्पियो है। और ये तीनों अशखास मोहम्मद बिन सलमान से सीक्रेटली शाम के वक्त, इवनिंग के वक्त मिले, और तकरीबन 4.5 घंटे इनका तबादला ख्याल यानी मीटिंग जारी रही। उसमें जो मेजर एजेंडाज डिस्कस किए गए उसमें ईरान का इशू भी था, कशोगी का इशू भी था, जमाल कशोगी, जिसके बारे में आपने सुना होगा 2018 में एक काउंसिल खाना है टर्की के अंदर इस्तांबुल में, वहां पे उसको कत्ल किया गया था। और ये बेसिकली बहुत बड़ा इशू बन गया था मोहम्मद बिन सलमान के लिए, क्योंकि उसके कत्ल का इल्जाम मोहम्मद बिन सलमान पे लगाया जा रहा था, जिसके बारे में ट्रंप ने कहा था कि मैंने इसी साल सितंबर में कि मैंने मोहम्मद बिन सलमान को कशोगी केस से बचाया है। और याद रखिएगा कशोगी के पास बहुत इंपॉर्टेंट राज थे। कहा जाता है कि इजराइल की जो सीक्रेट एजेंसी मोसाद का एक यूनिट है जिसको काइडॉन कहा जाता है, और सीआईए का एक यूनिट है जिसको जी इंटरनेशनल यानी ब्लैक वाटर्स कहा जाता है, इन दोनों ने मिलकर ये ऑपरेशन किया था और जमाल कशोगी को वहां पर असैसिनेट किया गया था। और इसमें डायरेक्टली मोहम्मद बिन सलमान इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने उससे हेल्प ली थी। ये दुनिया के बड़े जरीदे इसके ऊपर लिख चुके हैं। आप द इकोनॉमिस्ट बाय लंदन, द टाइम्स, इन मैगजीन्स को अगर आप पिछले 2-3 साल में स्टडी करते रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि बड़े डिटेल आर्टिकल लिखे गए। अब होता क्या है? होता यह है कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ की डिटेल मीटिंग इसलिए की जाती है कि इस वक्त रीजन में जो सऊदी अरब को मुश्किल पेश आ रही है, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडन अगर व्हाइट हाउस, ऑब्वियसली बात है 20 जनवरी को वो उसमें ओथ ले लेंगे, तो वहां पर एक प्रॉब्लम ये होगी कि जो बाइडन है ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और ये वही शख्स है जिन्होंने ईरान के लिए एक बेहतरीन डिप्लोमेटिक नेगोशिएटिव प्लान बनाया था, जिसमें ईरान को बिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग भी दी गई थी। और उसके बरक्स ये कहा गया था कि आप जो है अपने जो न्यूक्लियर वेपन इनरिचमेंट या फिजल मटेरियल की इनरिचमेंट करते हैं, इसको बेहतर हालत में लाकर और मिलिट्री पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं, इसको आप स्लो डाउन करें या खत्म करें, और आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो बेसिक गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें, जिसमें ईरान की गवर्नमेंट ने हामी भी भरी थी और वो इस एग्रीमेंट के साथ थे। लेकिन ट्रंप ने एग्रीमेंट तोड़ दिया था, यानी कि रिपब्लिकन्स ने एग्रीमेंट तोड़ दिया था। अब जब जो बाइडेन वापस आएगा तो ये एग्रीमेंट होने के चांसेस हैं। तो जब टुवर्ड्स ईरान अमेरिका के रिलेशन ठीक होंगे तो सऊदी अरबिया को इशू होगा। और याद रखिएगा इस वक्त अमेरिका के अंदर चाहे डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट हो, जिस तरह ओबामा की थी, उससे पहले क्लिंटन की थी, या अब जो बाइडेन की होगी, या रिपब्लिकन की हो जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप हो गए, जॉर्ज बुश हो गए, जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो गए, इनकी हुकूमतें आपने देखी होंगी। ये दोनों हुकूमतें बेसिकली इजराइल की डिक्टेशन पे चलती हैं। ये एक वाहिद रीजन है कि मोहम्मद बिन सलमान डायरेक्टली मीटिंग करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू से, और वो जो ग्रैंड प्लान है उसमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को वजह करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसी साल मई और जून में अनऑफिशियली सऊदी अरब के अंदर जितने भी ग्रैंड स्टोर्स थे उनमें टर्की की जितनी प्रोडक्ट्स थी उसका बायकॉट किया गया था।
याद रखिएगा टर्की और सऊदी अरब ये दो बड़े मुल्क है जो मिडिल ईस्ट में सॉवरन, इंडिपेंडेंट और मॉनिटरिंग कंडीशन में है। यानी सऊदीया कभी भी ये नहीं चाहेगा कि एक तरफ वो ईरान को टफ टाइम दे रहा है और दूसरी तरफ टर्की के साथ उसका कोई इशू हो, और सऊदीया चाहेगा वो इस रीजन को लीड करे, और सऊदीया इसको लीड कर भी रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कि इसी असना में, इसी पूरे साल में, जनवरी 2020 से आज नवंबर 2020 तक अगर आप इन 11 महीनों को सम अप करें तो आपको इंडियन डिप्लोमेसी यानी नरेंद्र सिंह मोदी हिंदुत्व ओरिएंटेड डिप्लोमेसी नजर आती है सऊदी अरबिया, यूएई के साथ और अमेरिका के साथ, और उसके साथ साथ इजराइल के साथ। ये डिप्लोमेसी क्या है कि पिछले साल 2019 5 अगस्त को इंडिया ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, नलिफाई किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से खत्म किया, और कुछ दिनों बाद उन्होंने लॉकडाउन इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में लगा दिया। उसके बाद अभी इस महीने, पिछले महीने अक्टूबर में न्यू लैंड लॉज बनाए गए, जिसके ऊपर हमारी एक वीडियो भी अवेलेबल है, जिसको आप जाकर के पाकिस्तान सीरीज में देख सकते हैं। ये एपिसोड नंबर 5 है। मैंने डिटेल में इसमें बताया कि किस तरह मोदी ने उनके डोमिसाइल लॉज चेंज कर दिए हैं, कश्मीर के लैंड लॉज चेंज कर दिए, प्रॉपर्टी परचेज करने के, तो उसके ऊपर पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा वावेला किया। इवन के चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा, टर्की करता रहा, लेकिन अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, इवन के मुस्लिम वर्ल्ड उस पर खामोश रहा। तो आप ये देख लें कि इस असना में, जिस असना में पाकिस्तान से सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, ओमान, ये मुल्क दूर होते चले जा रहे हैं, ये इंडियन ब्लॉक का हिस्सा बन रहे हैं और इंडिया इस ब्लॉक में जा रहा है, दूसरी तरफ से इजराइल इस ब्लॉक में आ रहा है, तीसरी तरफ से अमेरिका इनकी अरेंजमेंट्स करवा रहा है। अब खित्ते में होने क्या जा रहा है, अगर हम गौर से देखें तो 2021 जो है, इट विल बी, अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है, द मोस्ट डेंजरस ईयर ऑन प्लैनेट अर्थ। उसकी दो बड़ी रीजंस है। पहली बड़ी रीजन कोरोना वायरस कोविड-19 जो दुनिया की इकोनॉमीज को तबाह कर रहा है, और दूसरी बड़ी रीजन 5G टेक्नोलॉजी, और तीसरी बड़ी रीजन ऐसे वेपन्स जिनको एनर्जी वेपन्स कहा जाता है, उनका इस्तेमाल भी हो सकता है। और उसके साथ साथ ये जो नई अलायंसेस बन रही हैं, कहीं ना कहीं कोई बिगड़ाव, अगर बिगाड़ पैदा हो जाता है इन अलायंसेस में, तो पाकिस्तान और ईरान के लिए बहुत मुश्किल है। चाइना ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी है कि अगर इंडिया किसी भी सूरत पाकिस्तान पे हमला करता है और चाइना की सी पैक डैमेज होती है, सी पैक का कोई प्रोजेक्ट डैमेज होता है, तो चाइना रिटेलिएट करेगा और इंडिया में जो चिकन नेक का एरिया आता है, उसके बाद जो रेड कॉरिडोर आता है, वहां पर जाकर के टफ टाइम दे सकता है इंडिया को। याद रखिएगा, ये जितने भी मामला तय पा रहे हैं, जितना भी कुछ हो रहा है, इससे दो किस्म के नुकसान आता है पाकिस्तान को। कोरोना वायरस की वजह से जो पहला नुकसान है, पाकिस्तान की इकोनॉमी डैमेज होगी, FATF का प्रेशर हमारे ऊपर आएगा, डॉलर का रेट आप देख रहे हैं थोड़ा सा गिरता है, लेकिन डबल अमाउंट्स में बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की इंडिजिनस एक्सपोर्ट्स डेवलप नहीं हो सकेंगी, तो हम IMF FATF के नीचे कर्जों तले आ जाएंगे। फिर मनी लॉन्ड्रिंग का इशू पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, टेररिज्म है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, कुछ ऐसी नेशनलिस्टिक मूवमेंट या सब नेशनलिस्टिक मूवमेंट जो कि इस वक्त मंजूर पश्तीन के नाम पर, PTM के नाम पर, KPK के एरिया में की जा रही है। बहुत सी मूवमेंट BLA, BLF और बलोच रिपब्लिकन फ्रंट के नाम से, BRF के नाम से बलोचिस्तान के अंदर की जा रही है। तो सब नेशनलिस्ट मूवमेंट पाकिस्तान को यहाँ डैमेज कर सकती हैं, आने वाले दिनों में इकोनॉमी डैमेज कर सकती है, और तीसरी बड़ी चीज, हमें एक्सटर्नल प्रेशर आ सकता है इजराइल के मामले पे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान ने एक स्टेट फॉरवर्ड रिबटल किया है इजराइल के मामले पे, जब उनको एक मशहूर टीवी एंकर दुनिया न्यूज के प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ के प्रोग्राम के एंकर कामरान खान ने क्वेश्चन किया कि एक मुल्क की अपनी इंटरनल पॉलिसी होती है, इंटरनेशनल अरीना में हम रह रहे हैं, किसी मुल्क को तस्लीम करना इतनी बड़ी आड़ क्यों है। तो इमरान खान ने कहा कि मेरा ज़मीर इस पे गवारा नहीं करता कि जो कुछ फलस्तीन में हो चुका है, जब तक वो मसला हल नहीं होगा तो मैं कैसे ये इकदाम उठा लूं, मैं ये नहीं कर सकता। आज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मोफा पाकिस्तान इस्लामाबाद में एक बयानिया जारी किया गया कि किसी भी सूरत पाकिस्तान जो है इजराइल को तब तक तस्लीम नहीं करेगा जब तक पैलेस्टाइन यानी फलस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता। एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि जब ये डेवलपमेंट हो रही हैं तो 3 बड़े न्यूज एंकर, जिसमें से एक मुबशर लुकमान, उसके साथ साथ कामरान खान और एक और राना साहब, उनकी हमने ये तस्वीर आपके सामने लगा रहे हैं, इन्होंने पिछले 1-1.5 साल में कुछ ऐसे शोज किए हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें इन्होंने कहीं ना कहीं इजराइल की
जो है एक्सेप्टेंस के ऊपर बात की है, आर्ग्यूमेंट जनरेट किया है। और मुबशर लुकमान ने तो पिछले दिनों इजरायली टेलीविजन चैनल जो ताल अवीव में से ऑपरेट होता है, उनको वीडियो लिंक पे इंटरव्यू दिया है और उनको ये सजेस्ट किया है कि इजराइल के लोग पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी इजरायलियों को बुरा समझते क्योंकि इनके अपने कल्चरल लिंक्स नहीं है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। तो अगर कल्चरल लिंक्स खत्म हो जाएं तो ये हेट्रेड भी खत्म हो सकती है और आने वाले टाइम में ये बेहतरी भी हो सकती है। जिसमें जो न्यूज एंकर दूसरी साइड पे था, उसने हंसते हुए कहा कि मैं चाहूंगा बहुत जल्द आप मेरे इस स्टूडियो में ताल अबीब में आकर के मेरे साथ इंटरेक्शन करें। और पाकिस्तानी ये जो मशहूर न्यूज एंकर मुबशर लुकमान है, इन्होंने भी इसमें आमादगी जाहिर की। नाज़रीन याद रखिएगा, स्टेज सज चुका है, प्लान तैयार हो चुका है। इजराइल रेड सी के साथ नियॉन सिटी में एक ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त जो आपके सीरिया के हालात हैं, शाम के हालात हैं, बहुत बुरे हैं। ये खबरें भी दुनिया को मालूम है। 2014-15 में ये ओपनली जब हिलरी क्लिंटन का एक इंटरव्यू जब वो कांग्रेस से खिताब कर रही थी तो उसमें उसने कहा कि हम ही वो हैं जिन्होंने CIA ने तालिबान पैदा किए, हम ही वो हैं जिन्होंने आईसिस को पैदा किया और आईसिस का जो ब्रेन चाइल्ड है वो CIA और पेंटागन में तैयार हुई। इनकी ओपन स्टेटमेंट है। तो यहां से पता चलता है कि सीरिया को तबाह करना, इराक को तबाह करना, एक तंग घेरा कर लेना ईरान के खिलाफ, उसके साथ साथ कश्मीर के इशू पे पाकिस्तान का मुस्लिम ममालिक को सपोर्ट ना करना, FATF, IMF और इस तरह के बड़े दज्जाली इकोनॉमिक नेटवर्क में पाकिस्तान को कर्जों में धकेल देना, पाकिस्तान के अंदर से सब नेशनलिस्ट मूवमेंट का चल पड़ना, इकोनॉमी को डैमेज कर देना, सिक्योरिटी को इंतहाई वल्नरेबल बना देना और हमारी आर्मी पे और अवाम पे बहुत ज्यादा बोझ डाल देना, ये सारे के सारे प्रेशर्स उसी तरफ लेके जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं ग्रेटर इजराइल। और ये बात आज की नहीं है, मैंने सन 2008 में एक वेबसाइट से ये रिसर्च शुरू की थी। जब अभी मैं CSS की भी तैयारी नहीं करता था, 2009 में मैंने प्रिपरेशन की, 10 में फिर पहली दफा क्वालिफाई किया। तो 2008 में ब्लड बॉर्डर्स के नाम से एक वेबसाइट मैंने सर्च की, फिर डिटेल देखी, फिर पाकिस्तान के नए नक्शे, फिर ग्रेटर इजराइल के नक्शे, जो कि 2018 में एग्जीक्यूट हो जाना था, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं होने दिया। इसके पीछे अल्लाह ताला की मदद थी हमारे पाकिस्तानियों के साथ। तो तब जब मैं ये चीजें देखता था, पाकिस्तान में खुदकश बमबार, पाकिस्तान में तहरीक तालिबान, ये डिफरेंट मिलिटेंट ग्रुप, स्कूलों में बच्चों का कत्ल होना, मस्जिदों में, मंदिरों में, कलीसों में, फिर उसके बाद शिया सुन्नी फसाद होना, तो ये एक स्टोरी बिल्ट हो रही थी और आहिस्ता आहिस्ता चीजें मुझे समझ आ रही थी। लेकिन अभी मेरे सामने एक कैनवस बिल्कुल क्लियर है। उस कैनवस में कौन कौन से रंग हैं, एक स्टेज सजा हुआ है, उस स्टेज पर कौन कौन से परफॉर्मर हैं, वो कौन कौन सी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्या करने जा रहे हैं और नया वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होगा। एजेंडा 21 के तहत दुनिया में डीपॉपुलेशन कैसे की जाएगी, फूड कंट्रोल कैसे किया जाएगा, 5G टेक्नोलॉजी के बाद रियल टाइम सर्वेलेंस कैसे की जाएगी, मेरे आपके मोबाइल्स, लैपटॉप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू डेली बेस पर कैसे मॉनिटर हो रहे हैं। इंडिया जैसा मुल्क बैका के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान जैसी सॉवरन और चाइना जैसी सॉवरन रियासत की मिलिट्री और नेवीज को कंट्रोल और रियल टाइम ऑब्जर्व कर सकता है, सर्वेलेंस कर सकता है। ये बहुत सी चीजें जो पहले एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नजर आती थी, अब मेरे और आपके सामने खुलकर सामने आ गई हैं। याद रखिएगा, इकबाल फरमाते हैं, काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तेग का मतलब है तलवार, यानी आर्मामेंट्स। अगर आपके पास बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं, तो आप अल्लाह के आसरे पर, अल्लाह पे बिलीव करते हुए दुनिया में जो कुफर है उससे जंग लड़ते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसमें हम किस हद तक कामयाब हो सकते हैं, या पाकिस्तान सीरीज में जो मैं आपसे चीजें शेयर कर रहा हूँ इससे आपका या मेरा कितना फायदा हो सकता है, हम कितने वेल अवेयर हो सकते हैं। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि अल्लाह के यहाँ नीयत बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपनी नीयत साफ रखें, दीन इस्लाम को एक वाहिद अपनी जिंदगी का मकसद बनाएं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि इमामुल अंबिया हैं, खातमुन नबीयीन हैं, आपकी दी गई पेशन गोइयां, अहादीस और जिंदगी के बेहतरीन वाकयात को अखज करते हुए अपनी जिंदगी को उस तरह से गुजारें, अमन के साथ रहें, भाईचारा पैदा करें, ईमानदारी पैदा करें और एक दूसरे के मामलात को हल करने की कोशिश करें। तो ये कुफर जितना मर्जी इकट्ठा हो जाए, तारीख अगर आप देखें तो कुफर तारीख में भी इकट्ठा हुआ था, ये पाकिस्तान को, इस्लाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो हमारे आबा अजदाद ने भी दी थी,
انشاءاللہ ہم اور آپ بھی دیں گے. رہے گا نام صرف اللہ بادشاہ کا. اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں. وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.